कोशिका वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन। कोशिका में अपने अभी तक क्या पढ़ लिया बेटा? देखिए, कोशिका पढ़ा है, कोशिका का परिचय पढ़ा है, फिर कोशिका सिद्धांत पढ़ा है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। उसके बाद अपने रूपांतरित कोशिका सिद्धांत पढ़ा है, जिसमें विर्चोव ने यह बताया था कि नई कोशिकाओं का निर्माण या नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। उसके बाद अपने पढ़ा था कोशिकाओं के प्रकार पढ़े थे बेटा, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंस पढ़े थे। फिर अपने मुख्य कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में आदिम प्रकार का केंद्रक होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में सत्य या विकसित प्रकार का केंद्रक होता है। उसके बाद अपने बेटा कोशिका भित्ति की संरचना पढ़ी है। कोशिका भित्ति किन किन जीवों की कोशिकाओं में होती है, किन में नहीं होती है, और कोशिका भित्ति जिन जीवों में उपस्थित होती है उनमें किस पदार्थ की बनी होती है, ये अपने पहले वाले वीडियोस में, पहले वाली क्लास में अपने पढ़ लिया है। उसके बाद अपने कोशिका झिल्ली पढ़ी थी। कोशिका झिल्ली किन पदार्थों की बनी होती है, उसकी क्या प्रतिशतता होती है, अलग अलग कोशिकाओं में प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की बनी कोशिका झिल्ली में इनकी मात्रा अलग अलग होती है। औसत अपने पढ़ा था कि कोशिका झिल्ली का औसत संगठन जो है वह लिपिड होती है। लिपिड, प्रोटीन और लिपिड 40% होती है। प्रोटीन होता है बेटा 58 से 59% और 1% होती है कार्बोहाइड्रेट, 1 से 2%। फिर उसके बाद अपने कोशिका झिल्ली की संरचना पढ़ी है। संरचना से संबंधित अपने 3 सिद्धांत पढ़े हैं बेटा। पहला सिद्धांत था लेमिलर सिद्धांत या उसको कहते हैं सैंडविच मॉडल। ये सिद्धांत किसने दिया था? डेनियल और डेवसिन ने दिया था। इसके अनुसार क्या क्या है अपने पहले वाली क्लास में पढ़ लिया है। दूसरा सिद्धांत था इकाई कला सिद्धांत या यूनिट मेम्ब्रेन सिद्धांत, ये भी अपने पढ़ लिया है। ये किसने दिया था बेटा? रॉबर्टसन ने दिया था। पहली वाली क्लास में इसको भी अपन पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद सर्वाधिक मान्य जो मत हैं, कोशिका झिल्ली से संबंधित सर्वाधिक मान्य मत और आधुनिक मत सिंगर तथा निकलसन द्वारा दिया गया ध्रुव मोज़ेक मॉडल, वो भी अपने पढ़ लिया है। फिर उसके बाद बेटा कोशिका झिल्ली होगी, कोशिका भित्ति पढ़ लिया। आज अपन शुरू करें कोशिका के भीतर पाए जाने वाले कोशिकांग। उन कोशिकांगों में जो कोशिका वाले चैप्टर में अपने कोशिकांग भी मैंने पढ़ाया था बेटा कि दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग और एकल झिल्ली वाले कोशिकांग। दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग किसे कहेंगे? ऐसे कोशिकांग जो अपने चारों ओर से 2 झिल्लियों से आवृत होता है, डबल मेम्ब्रेन से आवृत होता है, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कहलाते हैं। और पहली क्लास में मैंने बताया था कि दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग 2 ही हैं बेटा। कौन कौन से? एक है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है लवक। और एक चीज, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर में भी ये पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली वाले और एकल झिल्ली वाले कोई कोशिकांग उपस्थित नहीं होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में दोनों प्रकार के दोहरी झिल्ली और एकल झिल्ली वाले कोशिकांग पाए जाते हैं। तो मैं बता रहा था दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग 2 हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरा लवक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना बेटा। बाकी सारे जो झिल्ली वाले कोशिकांग है एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग हैं, जैसे अंतःप्रद्रवी जालिका है, गोल्जिकाएं हैं, लाइसोसोम हैं, रिक्तिकाएं हैं, गैसधानी है, ये सारे एकल झिल्ली वाले कोशिकांग हैं। झिल्ली रहित कोशिकांग भी बताए थे मैंने। 3 कोशिकांग है जो झिल्ली रहित होते हैं। एक है राइबोसोम, कारकाई और केंद्रिका। ये 3 जो कोशिकांग हैं ये झिल्ली रहित कोशिकांग हैं। अब अपन शुरू करते हैं बेटा कोशिकांग में। पहला अपन पढ़ते हैं बेटा दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग। तो दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कौन से हैं? ऐसे कोशिकांग जिनके चारों ओर डबल मेम्ब्रेन, दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग जिनके चारों ओर 2 झिल्लियों का आवरण उपस्थित हो। तो कौन कौन से बेटा 2 कोशिकांग है ये? एक है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है लवक, प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया। चलो अपन ये पढ़ेंगे आज माइटोकॉन्ड्रिया और लवक के बारे में पढ़ेंगे बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो कोशिकांग है दोहरी झिल्ली वाला माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए बेटा देखिए इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, पूरा पढ़ेंगे अपन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसकी संरचना भी पढ़ेंगे, लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य भी पढ़ेंगे, ये कितनी संख्या में होते हैं, इसकी संरचना कैसे होती है, इसका आकार, आकृति, इसका अभिरंजन कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं बेटा सबसे पहले
की खोज, माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है बेटा, खोज के संबंध में 3 वैज्ञानिकों का नाम आता है। इसकी खोज बेटा कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? कोलिकर। खोज जो है बेटा कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की। फिर 2 वैज्ञानिक और हैं, एक बेटा अल्टमान। अल्टमान ने इसे बेटा बायोप्लास्ट नाम दिया था। क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट। फिर वैज्ञानिक आता बेटा बेंडा, वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने की थी। अल्टमान ने इसी संरचना को, इसी कोशिकाओं को क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट नाम दिया है। और बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। एक और वैज्ञानिक का नाम होता था फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने इसे फाइला कहा था। फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा था? फाइला। तो ये भी याद रखना बेटा, किस वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया का क्या नाम दिया था। इसके बाद बेटा माइटोकॉन्ड्रिया जो है किस प्रकार का कोशिकांग है? तो अपन लिखेंगे बेटा माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कैसा कोशिकांग है? दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। तो बेटा लिखना है दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली यानी कितनी झिल्लियां हैं बेटा? 2 झिल्लियां होगी, एक बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली। अभी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना पढ़ेंगे, उसमें अपन पढ़ेंगे बेटा विस्तार से बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली। दोनों झिल्लियों पर प्रोटीन जो होती हैं अलग अलग प्रकार की होती हैं, ये ध्यान रखना है। प्रोटीन जो होगी, इस पर भी जो प्रोटीन स्थित होती है बेटा, ये दोनों किस प्रकार की होती हैं? सेम ना होकर अलग अलग प्रकार की प्रोटीन होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं, खोज के बारे में पढ़ा है। और ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली 2 झिल्लियां होती हैं। फिर बेटा अपन इससे पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया जनन करता है किसके द्वारा? विखंडन द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया किसके द्वारा जनन करता है? विखंडन द्वारा जनन करता है। या माइटोकॉन्ड्रिया से नए माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण भी होता है। इसे जीवात जनन या बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं बेटा। इसको याद रखना, बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो निर्माण है, माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण पहले से उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया यानी पुराने माइटोकॉन्ड्रिया से निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण किससे होता है? पुराने माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। ये प्रोसेस क्या बड़ा? जनन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जनन कैसे करता है? विखंडन द्वारा। पुराने माइटोकॉन्ड्रिया से नए माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं, इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का जीवात जनन। जीवात जनन, विखंडन द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया जनन करता है। इसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा शोषण होता है? तो वायवीय शोषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायवीय शोषण से संबंधित एंजाइम्स जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे विस्तार से कि माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय शोषण के दौरान कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, ईटीएस के एंजाइम कहाँ होते हैं और क्रेब्स चक्र के एंजाइम कहाँ होते हैं। तो क्लियर बेटा, 4 चीजें पढ़ी हमने माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के बारे में, किस वैज्ञानिक ने इसको क्या नाम दिया था, इंपॉर्टेंट है। फिर दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग है, बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली, दोनों झिल्ली पर पाए जाने वाले प्रोटीन्स अलग अलग होते हैं, ये याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया का जीवात जनन यानी पुराने माइटोकॉन्ड्रिया से नए माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा जनन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग में वायवीय शोषण होता है। क्लियर? इसके बाद बेटा अपन पढ़ते हैं एक मिनट, माइटोकॉन्ड्रिया का अभिरंजन जो है यानी किस अभिरंजन से इसको अभिरंजित करते हैं, तो ये भी याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए किस अभिरंजन से अभिरंजित करेंगे, कौन सा अभिरंजक है बेटा? जीनस ग्रीन अभिरंजन। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखना बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को कौन से अभिरंजन से अभिरंजित किया जाता है? जीनस ग्रीन अभिरंजन से अभिरंजित किया जाता है। नेक्स्ट बेटा, और क्या क्या लक्षण है माइटोकॉन्ड्रिया के? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं अपन, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं। तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में और लक्षण कौन कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है, संख्या, आकार और आकृति। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या बेटा,
एक कोशिका में, प्रत्येक कोशिका में 50 से 50 हो सकती है, 1600 तक हो सकती है। कितनी हो सकती है? माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 50 से 1600 तक हो सकती है बेटा। अब ये संख्या जो है बेटा किस पर निर्भर करेगी? माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कोशिकाओं में अलग अलग होती है। अलग अलग कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। ये किस पर डिपेंड करेगी? माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कोशिका की कार्यकी पर निर्भर करती है। कोशिका की कार्यकी पर निर्भर करती है। जिसमें उपापचयी क्रियाएं ज्यादा होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होगी? ज्यादा होती है। और उपापचयी रूप से कम सक्रिय कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होगी। नेक्स्ट बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के जो आकार हैं, आकार व आकृति, माइटोकॉन्ड्रिया के आकार और आकृति की बात करें, शेप एंड साइज, तो बेटा ये कैसा होता है? तस्तरीनुमा व बेलनाकार, बेलनाकार व तस्तरीनुमा संरचना थी। प्लेट नुमा और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। आकार और आकृति, संख्या। इसके बाद अपन बेटा बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के लंबाई चौड़ाई की। माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो लंबाई है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई 1 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक होती है। और व्यास जो है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया का व्यास 0.2 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई में आपको याद रखना बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई 1 माइक्रोन से 5 माइक्रोमीटर और व्यास जो होता है 0.2 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक। इसके बाद बेटा अपन पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में और काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेटा कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। इसको क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बेटा? पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर बेटा एटीपी संश्लेषण होता है। ऊर्जा का निर्माण वायवीय श्वसन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस कारण इसे पावर हाउस ऑफ सेल या कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद अपन बात करेंगे बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की। चले आगे। तो नेक्स्ट बेटा है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अपने बात की थी स्टार्टिंग में बेटा कि दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, यानी इसके चारों ओर जो मेम्ब्रेन होती है बेटा डबल आवृत होती है। एक बाहरी झिल्ली, ये बेटा बाहरी झिल्ली है, बाहरी झिल्ली, और दूसरी जो झिल्ली होती है बेटा इसके भीतर की तरफ, ये भीतरी झिल्ली। देखिए बेटा बाहरी झिल्ली है, ये किस प्रकार की है? बाहरी झिल्ली बिल्कुल क्या है? सतत है, सतत है बेटा, यानी कहीं से उबड़ खाबड़ नहीं है, ना कहीं से अंदर धस रही है, ना कहीं से बाहर आ रही है। तो बाहरी झिल्ली सतत होती है। और एक चीज ध्यान रखना, इसमें यहाँ पर पोरिन्स पाए जाते हैं। बाहरी झिल्ली पर क्या उपस्थित होता है? पोरिन्स उपस्थित होते हैं। दूसरी जो झिल्ली है बेटा भीतरी झिल्ली, ये बड़ा भीतरी झिल्ली, भीतरी झिल्ली सतत न होकर कैसी है? असतत रूप से मैट्रिक्स में धसी होती है। ये वाला जो पार्ट है बेटा ये कहलाता है भीतरी भाग, मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी भाग क्या है? मैट्रिक्स है। तो भीतरी झिल्ली जो है अनियमित रूप से या जगह जगह पर भीतर की ओर धसी हुई होती है और धसकर किसका निर्माण करती है? अंगुली नुमा उभार बनाती है। क्या बनाती है? अंगुली नुमा संरचनाएं या उभार बनाती है। इन अंगुली नुमा उभार को कहते हैं बेटा क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। तो ये क्रिस्टी बनाई मैंने, अंगुली नुमा उभार की जो संरचना बेटा ये कहलाता है क्रिस्टी।
कौन सी झिल्ली के भीतर की तरफ धंसने से बनता है? तो भीतरी झिल्ली या आंतरिक झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के स्थान स्थान पर मैट्रिक्स में धंसने से बनी अंगुलीनुमा संरचनाएं क्रिस्टी कहलाती है। इस क्रिस्टी पर बेटा ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। क्या होते हैं? ये क्या बनाया मैंने? ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम या एटीपी सिंथेज भी कहते हैं इनको, एटीपी सिंथेज, क्योंकि यहाँ पर बेटा एटीपी संश्लेषण से संबंधित इसमें एंजाइम होते हैं। एटीपी संश्लेषण से संबंधित एंजाइम होता है, एटीपी एंजाइम्स होते हैं, एटीपी संश्लेषण से संबंधित जो एटीपी निर्माण करते हैं। तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में ऑक्सीसोम पर होता है। इसकी संरचना में बेटा नेक्स्ट दोनों झिल्लियों के मध्य जो स्पेस है, ये दोनों झिल्लियों के मध्य स्थान को कहते हैं परिकला अवकाश। परिकला अवकाश माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के भीतर बेटा याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्रेब्स चक्र से संबंधित एंजाइम होते हैं। क्रेब्स चक्र के एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको लिखना है क्रेब्स चक्र के एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। और भीतरी झिल्ली जो है, भीतरी झिल्ली की क्रिस्टी पर बेटा, भीतरी झिल्ली जो है भीतर की ओर धंस कर क्रिस्टी बनाती है। क्रिस्टी का क्या रोल होता है कि भीतरी झिल्ली का सतही क्षेत्रफल जो है, सतही क्षेत्रफल क्या होता है? बढ़ता है। तो सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा तो इसमें वायवीय शोषण से संबंधित एंजाइम होते हैं। वायवीय शोषण से संबंधित एंजाइम या एटीपी संश्लेषण से संबंधित एंजाइम होते हैं। एटीपी संश्लेषण से संबंधित एंजाइम फिर ज्यादा मात्रा में आएंगे, इसी कारण भीतर की ओर धंसती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में क्या क्या पढ़ लिया? दो झिल्लियां हैं, क्रिस्टी है बेटा, ऑक्सीसोम है, क्रेब्स चक्र के एंजाइम मैट्रिक्स में होता है, परिकला अवकाश पाया जाता है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज बेटा, इसमें राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं के राइबोसोम, किस प्रकार का राइबोसोम? प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम होता है 70S प्रकार का, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S या 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। एक चीज और इंपॉर्टेंट है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का एक वृत्ताकार द्विरज्जु की डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का वृत्ताकार द्विरज्जु की डीएनए होता है। वर्ताकार बेटा द्विरज्जु की और एक डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी उपस्थित होता है, जो स्वयं के लिए आवश्यक काफी प्रोटीन्स का निर्माण करता है, यानी काफी प्रोटीन्स और का संश्लेषण कर लेता है। शेष अन्य प्रोटीन की आपूर्ति ये केंद्र द्वारा निर्मित प्रोटीन से करता है। तो बेटा देखिए इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए होता है और इसमें प्रोटीन भी, राइबोसोम भी होता है। तो ये बेटा प्रोटीन संश्लेषण, काफी मात्रा में प्रोटीन स्वयं बनाता है। इस कारण बेटा इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा है? माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहा है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा है? अर्धस्वायत्त कोशिकांग। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धस्वायत्त कोशिकांग क्यों कहते हैं बेटा? तो आपको याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन, सेल ऑर्गन क्यों कहा है? अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा ये अपनी प्रोटीन का निर्माण स्वयं कर लेता है। काफी प्रोटीन का संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि इसमें राइबोसोम होते हैं और स्वयं का डीएनए होता है। अतः इसको प्रोटीन संश्लेषण स्वयं कर देता है, इस कारण इसको बेटा क्या कहते हैं? अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। दूसरा बेटा इसको कोशिका के भीतर कोशिकांग भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका के भीतर कोशिकांग, क्योंकि बेटा यह अपने मैक्सिमम प्रोटीन का निर्माण स्वयं कर लेता है। कोशिका के भीतर कोशिकांग। तो ये बेटा आपने पढ़ी है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। सबसे पहले अपने माइटोकॉन्ड्रिया के क्या पढ़ा है? माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार का कोशिकांग है बेटा? दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। इसकी खोज किसने की? 3 वैज्ञानिक ने इनको क्या अलग अलग नाम दिया था, उनको याद रखना है। दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। फिर अपने ये जीवात जनन माइटोकॉन्ड्रिया का ये पढ़ा है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, आकार और आकृति, बेलनाकार और तस्त्रीनुमा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसको कोशिका का शक्तिग्रह कहते हैं, क्योंकि बेटा ये
माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का संश्लेषण होता है अथवा वायवीय शोषण होता है। फिर अपने संरचना पढ़ी बेटा, भीतरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, भीतरी झिल्ली और बाहरी झिल्ली। भीतरी झिल्ली पर अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी क्या करता है बेटा, क्रिस्टी इस झिल्ली का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है जिसके कारण इस पर अधिक से अधिक वायवीय श्वसन या ईटीएस के एंजाइम उपस्थित होते हैं। अधिक से अधिक ईटीएस के एंजाइम आ जावे, इस कारण क्रिस्टी क्या होती है, अंगुलीनुमा प्रवर्त भीतर की ओर धंसाकर अपना सतही क्षेत्रफल बढ़ाता है। मैट्रिक्स जो भाग है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र के एंजाइम पाए जाते हैं। इसके अलावा मुख्य बेटा इसमें सिट्रस राइबोसोम और एक वृत्ताकार द्विरज्जु की डीएनए भी होता है। इन दोनों की उपस्थिति के कारण प्रोटीन संश्लेषण, माइटोकॉन्ड्रिया अपनी प्रोटीन का संश्लेषण स्वयं करता है, कुछ ही प्रोटीन के लिए केंद्रक पर निर्भर रहता है। इस कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के भीतर कोशिकांग या अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग कहते हैं। इसके बाद लास्ट बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के जो कार्य है बेटा, कार्य माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य की बात करें अपन तो पहला कार्य क्या बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, वायवीय श्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन होता है, इसी कारण इसमें क्या होता है, इसको कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं। वायवीय श्वसन के अतिरिक्त बेटा देखिए पहला कार्य क्या है, वायवीय श्वसन स्थल है। वायवीय श्वसन स्थल जिससे क्या होता है, एटीपी या ऊर्जा बनती है, ऊर्जा का उत्पादन होता है, जिस कारण इसे क्या कहते हैं, कोशिका का शक्तिगृह भी कहते हैं। तो कोशिका का शक्तिगृह माइटोकॉन्ड्रिया है। क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा का उत्पादन होता है। दूसरा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के एक और कार्य है, ये वसा का ऑक्सीकरण भी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, वसा का ऑक्सीकरण करता है। तीसरा इसका मुख्य जो कार्य बेटा, मुख्य कार्य लिख रहा हूं, रक्त का जो हीमोग्लोबिन है बेटा, हीमोग्लोबिन का जो हीम भाग है, हीमोग्लोबिन पढ़ा है, रक्त में हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण रक्त लाल रंग का होता है। तो हीमोग्लोबिन में जो हीम भाग है, उस हीम भाग का संश्लेषण कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो हीमोग्लोबिन के हीम का संश्लेषण किसके द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। और एक और इंपॉर्टेंट कार्य बेटा, स्टेरॉइड जो हार्मोन्स हैं, स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण भी माइटोकॉन्ड्रिया करता है। स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण और बड़े अन्य अनेक कार्य हैं। माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं प्रोटीन संश्लेषण भी करता है और स्वयं की अधिकाधिक आवश्यक प्रोटीन का निर्माण स्वयं ही करता है। मुख्य कार्य बेटा यही है कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का शक्तिगृह, कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं क्योंकि इसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने पढ़ा है बेटा, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग दो हैं, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है लवक। तो अपने पहला जो कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया उसको कंप्लीट कर लिया है, इसको बढ़िया तरह से रिवाइज करके बेटा पढ़ें। कंपटीशन के लिए भी ये महत्वपूर्ण है और बोर्ड परीक्षा में भी इसके, बोर्ड परीक्षा और 11वीं का चैप्टर है, तो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके बेटा।